आपका 2022 यानी ये जो फाइनेंशियल ईयर है उसका बजट पेश हो चुका है और इस बजट के बारे में जो खुद वजीर खजाना ने कहा है कि ये एक ऐसा बजट है जो इससे पहले ऐसा कभी नहीं रहा है और ये बताया जा रहा है कि इस बजट में इंफ्रास्ट्रक्चरल ग्रोथ पर बहुत ज्यादा ध्यान दिया गया है क्योंकि कोरोना की वजह कर जिस तरह से इकोनॉमी जो है वो सुस्त रफ्तार हो गई थी उसे बहुत तेज एक पुश देने के लिए भी कोशिश की गई है और इसीलिए खास तौर से जो फॉरेन इन्वेस्टमेंट है उसका दायरा भी बहुत हद तक बढ़ा दिया गया है। यहां तक कि इंश्योरेंस सेक्टर में भी जो पहले कभी 49% हुआ करता था वो 74 तक हो चुका है, 74% तक हो चुका है। अब लेकिन सवाल ये पैदा होता है कि क्या इसमें ऐसी भी कुछ बातें हैं जो खास तौर से जो अपोजिशन पार्टियां हैं उनके लिए एक बहुत बड़ा सवाल उनके सामने है और जिसको लेकर वो सवाल उठा रही हैं। उनका सीधे तौर पे कहना है एज ए होल कि ये पूरा का पूरा जो बजट है वो दरअसल सिर्फ एक ख्वाब दिखाने के जैसा है जैसा पिछली बार होता रहा है। अपोजिशन ये भी कह रहा है कि ये बजट नहीं बल्कि प्राइवेटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ता हुआ कदम है और कुछ नेताओं ने तो यहां तक भी कह दिया कि ऐसा लग रहा है कि ये इंडिया का बजट नहीं है बल्कि इंडिया का सेल है, जबकि खुद वजीर आजम ने इस बजट की बहुत तारीफ की है। तो बजट पे जो दो रुख है हम इसके बारे में जानना चाहेंगे कि आखिर क्या कहना है कांग्रेस का जो अपोजिशन पार्टी है और क्या कहना है बीजेपी का, यानी कि दो अलग अलग रुख इस पर क्या है। और दो रुख के लिए हमारे साथ मौजूद हैं राजीव पांडे जो बीजेपी के तर्जुमान हैं और साथ ही अनुमा आचार्य जो कांग्रेस तर्जुमान हैं, विंग कमोडोर भी हैं रिटायर्ड। आप दोनों का बहुत बहुत इस्तकबाल है। मैं सबसे पहले राजीव पांडे जी आपके पास आऊंगा और मैं चाहूंगा कि आप मुझे ज्यादा नहीं बस 1 मिनट में जो इस बात को बहुत मजबूती देती है कि क्यों ऐसा लगता है कि ये बजट वाकई ऐसा है जैसा पहले कभी नहीं था। देखिए, जिस प्रकार की जो कोरोना पेंडेमिक और जिस प्रकार की जो एक आर्थिक स्थिति जिस प्रकार की उत्पन्न हुई और पूरी दुनिया जिस तरीके से हमारी तरफ देख रही थी कि ये कंपनी ये जो हमारी जो कंट्री है जो कंट्री हम इसको कैसे विथस्टैंड करेंगे, हम उसके बाद बाहर निकल करके जिस प्रकार से सरकार इन एक्सपेंडिचर की बात कर रही है, जिस प्रकार से सरकार ने कोई नया टैक्स नहीं जोड़ा है, जिस प्रकार से सरकार ने हर क्षेत्र को किक स्टार्ट करने की बात की है और जिस तरीके से किक स्टार्ट ऑलरेडी हो चुका है, इसके पीछे मैं आपको 2 उदाहरण दूंगा। 19 जनवरी को इंडिया में सबसे बड़ा कंजम्पशन था इलेक्ट्रिसिटी का अभी तक के इतिहास में। कल का रिपोर्ट है 1,20,000 करोड़ का जीएसटी आना। और आज जो ये बजट है, इस बजट में अगर आप देखिए तो हर क्षेत्र के लिए कुछ ना कुछ है। जिस प्रकार से बैंकिंग सेक्टर बिकॉज ऑफ कोरोना पेंडेमिक तो उसके रिकैपिटलाइजेशन की बात है, जिस प्रकार से इनकम टैक्स के सिंप्लीफिकेशन की बात है कि फेसलेस बात है। जब पहले किसी इनकम टैक्स का किसी के पास इश्यू होता था तो आप जाकर के बात करते थे तो बहुत सारी बातें आती थी, उसमें करप्शन के भी आरोप लगते थे। जो सबसे बड़ी बात है कि जो भी सेक्टर है, जैसे आपका मकान जो कंस्ट्रक्शन का सेक्टर है उसके लिए जो लोन था उसको 1 साल के लिए बढ़ा दिया गया। तीसरी बात जो सबसे बड़ी बात है कि हमारा डिसइन्वेस्टमेंट का टारगेट था। आपने देखा है कि किस प्रकार से 2004 में एयर इंडिया लॉस मेकिंग कंपनी नहीं थी, आज वो 70,000 करोड़ से ऊपर का एक्यूमुलेटेड लॉस है। कौन जिम्मेवार है उसके लिए? एक भी उसका रुपया एक्यूमुलेटेड लॉस का भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद, ये सब 2004 से 14 के बीच में हुआ। ठीक है, मैं आपको थोड़ा सा रोकना चाहूंगा, पूरे आधे घंटे से आप दोनों को बात करनी है। मैंने आपसे कहा था कि 1 मिनट में पहले इसकी जो अहम बातें हैं जिसकी बुनियाद पर यह कहा जा रहा है कि ये ऐसा बजट है जैसा पहले कभी नहीं था, आपने वो बातें गिनाई। हमारे साथ जैसा मैंने पहले बताया कि अनुमा आचार्य हैं, तर्जुमान है कांग्रेस की। अनुमा, मैं आपका इस्तकबाल करते हुए सवाल करना चाहूंगा कि क्यों कांग्रेस ये कहती है कि ये बजट प्राइवेटाइजेशन की तरफ तेजी से बढ़ता कदम है? ऐसा लगता है कि ये बजट पूरा का पूरा सिर्फ और सिर्फ निजीकरण की एक कोशिश है। आप ऐसे ही देख लीजिए, ये बेसिकली एक राजनीतिक बजट है और इसमें हम देख रहे हैं कि सरकार ने जितने भी नियम जो भी इसमें पॉलिसीज लाई हैं, जो भी प्रोविजंस लाए हैं, उसमें 2 बड़े तबके बहुत प्रोमिनेंटली खड़े हो जाते हैं। एक बहुत अमीर तबका और एक
गरीबी बढ़ रही है। आप देखिए कि इसमें एक तो रोजगार पहले ही लोगों के पास नहीं है। लोगों के पास जब यूपीए की सरकार थी और उसके पहले 91 से जब इकोनॉमी का लिबरलाइजेशन हुआ था तो उसके बाद से लोगों के पास, जन सामान्य के पास चीजें आने लगी थी। अब आप देखिए इस बजट में जो नॉर्मल चीजें, एसी, फ्रिज, एलईडी, ये सारी चीजें महंगी कर दी हैं। तो एक तो इंसान वैसे ही बेरोजगार है और दूसरे वो ये सब चीजें ले नहीं सकता। दूसरे जो आपके टैक्स पेयर्स हैं वो कम लोग हैं, वो लोग केवल 1.5-2 करोड़ लोग इफेक्टिव टैक्स पे करते हैं और उसमें से आपने उसमें से 75 साल से ऊपर वाले सिटीजन को निकाल दिया और जो नीचे वाले जो रह गए, जो दूसरे कर्मचारी हैं, उनके पीएफ पे भी अगर 2.5 लाख से ज्यादा इंटरेस्ट आएगा तो उसके ऊपर भी सरकार टैक्स लगाने वाली है। उसके अलावा आप देखिए कि मध्यम वर्ग को कोई राहत नहीं है, कोई टैक्स स्लैब में किसी तरह का बदलाव नहीं है। इससे बजट से ना तो कोई डीजल और पेट्रोल की कीमतें कम होने वाली हैं, दालें बढ़ने वाली हैं, ये सारी चीजें इस बजट में दिख रही हैं। तो किसी भी लिहाज से, और दूसरी चीज, एक और कारनामा करने की कोशिश की है सरकार ने, जिसमें पश्चिम बंगाल हो गया, असम हो गया, तमिलनाडु हो गया, केरल हो गया, यहां सारी घोषणाएं कर दी हैं और एक तरह का इंफ्रास्ट्रक्चर की बात की है। लेकिन हम सबके पास उदाहरण है कि बिहार में, दरभंगा में यूनिवर्सिटी बनाने चले थे, 2 बार उसकी घोषणा हुई। तो घोषणा करने के लिए तो बहुत अच्छा है क्योंकि यहां चुनाव होने वाले, घोषणा कर दी, इंप्लीमेंटेशन कौन करेगा उससे कोई फर्क नहीं पड़ता बीजेपी की सरकार को। तो जो पूरा बजट है एक तरह का पैकेज है और अभी सिंक इन नहीं हुआ है। आज हम चर्चा कर रहे हैं, इसको महीना भर होने दीजिए। जितने लोग, अगर थोड़ी बहुत जो लोग तारीफ भी कर रहे थे वो अभी रोना धोना मचाना शुरू कर देंगे, इसका पूरा क्रिटिसिज्म शुरू हो जाएगा। अगला फाइनेंशियल ईयर शुरू होने के पहले ये सारी कहानी हमारे सबके सामने आ जाएगी। ठीक है, मैं फिर से राजीव पांडे जी के पास जाता हूँ। राजीव जी, ये बात भी अपोजिशन और कई दूसरे लोगों ने भी कहा है कि ये ऐसा लगता है कि इलेक्शन ओरिएंटेड बजट है। ज्यादातर घोषणाएं, ज्यादातर ऐलानात उन स्टेट्स के लिए हुई हैं जहां पर अब इंतखाबात होने हैं। उसका आप जवाब दे दीजिए, क्योंकि अनुमा ने यह सवाल पूछा है। और दूसरी एक बात यह भी है कि जो बड़ा बड़ा शेयर बड़ी बड़ी कंपनियों को जो जा रहा है, तो उससे छोटी कंपनियों का भला आखिर कैसे होगा? ये 2 सवाल है अनुमा के जवाब से मैं आपसे रिएक्शन ले रहा हूं और आप लोग फ्री हैं, एक दूसरे को क्रॉस कर सकते हैं, बिकॉज ये 2 रुख है, एक आपका परसेप्शन अनुमा, एक आपका परसेप्शन अपोजिशन की तरफ से। जी राजीव जी। देखिए, हमारी जो पैनल में है कांग्रेस की जो प्रवक्ता है मैडम, उन्होंने कहा ये एक राजनीतिक बजट है। यानी राजनीतिक बजट किस आधार पर उन्होंने कहा कि ये सबको सुखी करने वाला और सबको सेटिस्फैक्शन देने वाला बजट है। ये पहला लाइन है। फिर उन्होंने कहा कि जो कुछ लोग आज इसका समर्थन भी कर रहे हैं वो भी 1 महीने के बाद विरोध करने लगेंगे। तो ये आज ये मान रहे हैं आपको 2 रुख में कि अभी कोई विरोध नहीं है, 1 महीने के बाद सिंक करेगा तब जाकर के विरोध करना शुरू करेंगे। ठीक है, कोई बात नहीं। देखिए, मैं एक बात आपको बताता हूँ, राजनीतिक बजट है। इन्होंने कहा दरभंगा की बात की, दरभंगा की यूनिवर्सिटी के बारे में। दरभंगा मेरा गृह कमिश्नरी है, वहां पर एक एयरपोर्ट बन रहा था कांग्रेस के सरकार में पिछले 50 साल से, नहीं हुआ कुछ। फाइनली इस बार जब नीतीश जी की सरकार थी और ऊपर मोदी जी की सरकार, नहीं, आप अपनी बात करिए अभी, पहले आज आपने बजट लेके आई है सरकार, आप अपनी बात करिए। और उसका भी अभी नहीं सुनिए, मैं उसी की, आपने दरभंगा का नाम लिया, आपने कहा कि पहले दरभंगा यूनिवर्सिटी की बात की तो मैंने उसका जवाब दिया। अब आते हैं बात, इनका दूसरा आरोप है, लेकिन यूनिवर्सिटी बनी नहीं है ना अभी। अच्छी प्लानिंग, यूनिवर्सिटी बनी तो नहीं है ना। मोदी जी की सरकार ने जो भी प्लानिंग की है, जी, जो भी जी बनी नहीं, मेरी बात सुनिए ना, एक तो बन रही है, दूसरी बात मैं कुछ और कह रहा हूं, ख्याली घोषणा की है सरकार, प्लानिंग नहीं की है। जहां तक है, आप नरेंद्र भाई मोदी जी के जो भी, नहीं मैं देखिए मैडम, मेरी 2-3 बातें सुनिए। ये 2 रुख है, अगर आप आवाज सुन पा रहे हैं तो इतना ही काफी है। बहुत ही तहजीब के दायरे में एक दूसरे को जरूर क्रॉस कीजिए प्लीज। नहीं, मैं क्या कह रहा हूं कि आज तक उन्होंने जो कहा है वो किया है। बजट हो या मैनिफेस्टो हो, इसमें रिकॉर्ड है। केवल पिछले साल जो डिसइन्वेस्टमेंट का था वो कोरोना पेंडेमिक के कारण नहीं हुआ, अदरवाइज आप देख लीजिए कि जो उन्होंने कहा कि इतने रोड हम बनाएंगे, इतने एयरपोर्ट हम बनाएंगे, वो सब रिकॉर्ड पे है कि कैसे हो रहा है। लास्ट जो इनका आरोप था कि तमिलनाडु और बंगाल में बहुत सारे, राजीव जी ऐसा हो रहा है कि बहुत सारे आपके बिल पेंडिंग है, कॉन्ट्रैक्टर्स रो रहे हैं, काम रुक गया है। सुनिए ना, जब जनता हमें रिजेक्ट कर देगी, मैं आपसे बात से, अगर भारतीय जनता पार्टी केवल घोषणा पर चलती तो आज ये भारतीय जनता पार्टी की ये ताकत देश में नहीं होती, क्योंकि देश की जो जनता है ना वो हमसे और आपसे तो कम से कम जरूर समझदार है। धन्यवाद जी। अनुमा जी,
मैं ये कहना चाहती हूँ जी, मैं ये कहना चाहती हूँ कि जनता के ऊपर ये आ रहे हैं। ऐसा है, जनता को बहुत ज्यादा दिग्भ्रमित किया गया है। पर हम बजट पे रहेंगे तो बजट की मैं बात करूं ना, तो जिसमें जैसे कहा गया था डिमांड नहीं बढ़ेगी तो अर्थव्यवस्था नहीं बढ़ेगी। आपने एक्सेप्ट कर लिया कि फिस्कल इसमें डेफिसिट है और इतना है, लेकिन उसका क्या मतलब है जब आप डिमांड ही नहीं बढ़ा रहे, जब अपना एक्सपेंडिचर सरकार नहीं बढ़ा रही है। मनरेगा में पैसे कम कर दिए गए, किसान सम्मान निधि में पैसे कम कर दिए गए, खेती का बजट जो है 6% घट गया, पीएम किसान का जो है बजट 13% घट गया, फिर ना तो जीएसटी खत्म हुई खेती पर, ना डीजल की कीमतें कम हुई, और सरकार का कहीं पर भी ओवरऑल एक्सपेंडिचर बढ़ा नहीं है। मैं थोड़ा इसमें सिर्फ एक पॉइंट जोड़ना चाहूंगा। माइनॉरिटी वेलफेयर डिपार्टमेंट है, बाकायदा उसका एक मंत्रालय भी है जिसको मुख्तार अब्बास नकवी हेड करते हैं। इस बार फिर वो बजट घटा दिया गया, उसका 213 करोड़ रुपए बजट जो उसका कम कर दिया गया है। 5000 कुछ था, अब वो उसमें 213 करोड़ रुपए घटा दिया गया है। बहरहाल आगे बढ़िए जी। सरकार को माइनॉरिटी से कोई मतलब नहीं है। और एक और चीज है कि जो हेल्थ में बजट बढ़ाया हुआ कह रहे हैं, ये आप देखिए कि जो खर्च हुआ है 2020-21 में वो लगभग 82,000 करोड़ खर्च हुआ है 20-21 में, और आप जो 21-22 का बजट देते हैं 74,000 करोड़ देते हैं। ये बढ़ रहा है कि घट रहा है? इसमें आपको वैक्सीनेशन प्रोग्राम को भी इंक्लूड करना है, वो उसके लिए केटर करना है आपको। तो आप यानी कि बेसिक जो आपकी मेडिकल फैसिलिटीज हैं उनका तो आप कुछ करने वाले नहीं है। और ये किसी तरह तो जो खर्च से भी कम अगर आप बजट दे रहे हैं तो फायदा क्या हुआ? ऐसे ही डिफेंस में आपने जो कहने के लिए एक बजट बढ़ाया है, लेकिन अगर हम पूरे इसके स्ट्रक्चर को देखें, पूरा जो खर्च देखें पिछले पूरे साल का, उसके हिसाब से हम देखेंगे कि जो कश्मीर में सेना लगा के बढ़ा है बजट, जो लद्दाख में आप इंफ्रास्ट्रक्चर का बजट बढ़ा रहे हैं, लेकिन आपका ओवरऑल बजट कहीं पर भी इस तरह से इफेक्टिवली काम नहीं आ रहा है। ये एक चीज है। और जितनी भी बातें ही जो कहते हैं कि लोगों ने हमें वोट दिया, लोगों ने, भाई लोग भी अब समझ जाएंगे। बहुत ज्यादा इस बात पे बहुत मुगालते होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आपके जो क्रियान्वयन है वो बिल्कुल इफेक्टिव नहीं है। ये बजट भी जो है ये कोई इफेक्टिव बजट नहीं है, बिल्कुल भी नहीं है। ठीक है, मैं राजीव पांडे जी के पास। राजीव पांडे जी, यहाँ पर जो भी कुछ कहना था हमारे कांग्रेस की लीडर को उन्होंने कहा है, आप इसका जवाब दे सकते हैं। और दूसरा मेरा एक सवाल यहाँ पर यह है कि 49% तक लिमिट थी बीमा सेक्टर में कि 49% तक ही जो है फॉरेन इन्वेस्टमेंट हो सकता है, वो अब 74% तक हो गया है। तो यहाँ पर ये सवाल पैदा हो रहा है कि जो भारतीय कंपनियां हैं, क्या उनका जो अपना उस पर कंट्रोल था, क्या अब ये उल्टा हो जाएगा? ये मेरा सवाल है। जो आपको अनुवाद ने कहा है उसका भी आप जवाब दे दीजिए। नहीं, आप पहले मैं आपके सवाल का जवाब दूं। देखिए, हिंदुस्तान में जब एविएशन सेक्टर में इन्वेस्टमेंट की बात आई, जब माननीय नरसिम्हा राव जी कांग्रेस के प्रधानमंत्री थे, बहुत सारे लोगों ने कहा कि एविएशन खत्म हो जाएगा। एविएशन की स्थिति आप देख लीजिए कि जिस किराए में आप पहले दिल्ली मुंबई 1992 में करते थे, उससे सस्ते में आज आप कर रहे हैं। तो लोगों की जो अवधारणा है वो बदलती है। इसके बाद आ गई टेलीकॉम सेक्टर। मैं एक बार सेक्टर वाइज चलता हूं। पहले एयर सेक्टर की, एविएशन सेक्टर की बात कर दी, फिर आप आ जाइए टेलीकॉम सेक्टर में भी यही बात हुई। कह रहे प्राइवेट प्लेयर्स आएंगे, सरकार का रोल खत्म होगा तो टेलीकॉम महंगा हो जाएगा। आप देख रहे हैं कि 9 रुपए प्रति मिनट से आज क्या स्थिति है, डाटा का क्या हाल है। अब आ गई बात इंश्योरेंस में। मुझे जानना है कि लेकिन फिर इसी में ऐसा भी होता नजर आया है कि एक वक्त था कि फ्री में भी जो है सिम मिल रहा था, अब उसमें मंथली या फिर जो क्वार्टरली पे उससे अच्छे खासे चार्ज लगते हैं। तो ये बदलती चीजें भी सामने हैं हमारे। नहीं, मेरी बात, आपने सवाल पूछा, मैं जवाब दे रहा हूं। पहले इंश्योरेंस पे सर, मेरा इंश्योरेंस पे मैं केवल जवाब दे देता हूं। मेरा मानना है कि ये लिबरलाइजेशन पॉलिसी और जो हमारे सुधार हैं, जो कि 1991 में माननीय नरसिम्हा राव जी के नेतृत्व में शुरू हुआ, जो अटल जी के टाइम में पीक पे पहुंचा, और अब उसमें और भी अच्छा काम हो रहा है। तो मेरा मानना है कि यह बहुत ही उम्दा रिफॉर्म्स का पार्ट है। 74% होना। अब इनकी 3 बातें थी। इन्होंने कहा कि घोषणा करते हैं, इन्होंने कहा कि बंगाल और तमिलनाडु में, बंगाल में 675 है, केरला में तो चुनाव नहीं है, वहां पर 1100 किलोमीटर की बात हुई है, बंगाल में 675 किलोमीटर की बात हुई है, तमिलनाडु में 3500 किलोमीटर रोड की बात हुई है, असम में 1300 किलोमीटर की रोड की बात हुई है। कहां से आपको दिखता है चुनावी राजनीति? केरला में लड़ाई वाम फ्रंट और कांग्रेस फ्रंट के बीच में होता है, हम लोग वहां मजबूती से उभर रहे हैं, वहां पर 1100 किलोमीटर। इसका मतलब क्या हुआ कि ये जो सरकार है, ये अपने पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए कोई भी डिसीजन नहीं लेती। पॉलिटिकल इश्यूज को देखते हुए डिसीजन नहीं लेती है, ये इल्जाम अनुभा आप जो लगा रही हैं ये गलत है। हाउ टू डिफेंड दिस?
देखिए, इनके जो भी अभी जो ये जितनी भी बातें कह रहे हैं, कॉन्क्रीट कुछ नहीं है। आप देखिए, ये जो इसमें केवल बजट में डायलॉग्स हैं, जान है जहान है, दिल में गांव और किसान है, ना तो किसान के लिए कोई काम हुआ है, ना इसमें मजदूरों के लिए कोई काम हुआ है। तो और कंपटीशन खत्म कर दिया। ये जो कह रहे हैं ना टेलीकॉम सेक्टर की बात, आप देखिए कंपटीशन खत्म हो गया तो क्या हुआ, एक ही कंपनी आ गई, रोजगार खत्म हो गया, लोग खत्म हो गए। ये देखिए, शशि थरूर जी ने इस बजट के लिए एक बढ़िया बात की है, मैं आपको बोलना चाहूंगी, बोलने दीजिए मुझे। देखिए, शशि थरूर जी ने बोला, कर दिया, बता दीजिए मुझे। सुनिए, अरे बिल्कुल कम किया, बजट कम किया है तो सम्मान निधि कम नहीं होगी। आप क्या समझ रहे हैं? आप क्या कोरिलेट नहीं कर सकते? ये वही बात है जो अभी शशि थरूर जी कह रहे हैं कि मैकेनिक जो है ब्रेक ठीक नहीं करता तो हॉर्न कर नहीं पाता तो हॉर्न तेज कर देता है, वैसा वाला बजट है ये। होता ना कि आपका हम 6,000 से 5,000 कर रहे हैं। मैं आज आपके चैनल पे दावे से कह रहा हूं कि राष्ट्रीय सम्मान निधि अगले साल या उसके अगले साल बढ़ने वाली है, न कि घटने वाली। पहली बात, जिस कोरोना पेंडेमिक को पूरी दुनिया, अमेरिका में 15 दिन पहले तक, अरे तो देखिए ना, यूरिया पे आपने सब्सिडी, यूरिया में आपने सब्सिडी जो है वो घटा दी। कोरोना से बात सुनिए, यूरिया में सब्सिडी आपने घटा दिया, सम्मान निधि उतनी रख रहे हैं, आप कह रहे हैं वो रिलेट नहीं कर रहा है उस बात से। कोई एडिशनल टैक्स किसी पर लागू नहीं हुआ। मैं वही बता रही हूँ कि आप इनकम टैक्स को सिंप्लीफाई कर रहे हैं। 75 साल के ऊपर लोगों की जरूरत ही नहीं है। आप मुझे यह बताइए कि कौन सा रिग्रेसिव डिसीजन है और कौन से बजट को काटा गया। आप जो बजट जहां तक कह रहे हैं वो माइनॉरिटी डिपार्टमेंट का बजट कट किया है, मुझे नहीं पता। जो आप कह रहे हैं कि कम किया गया है तो कहीं और, इस सरकार में जिस प्रकार से माइनॉरिटी स्टूडेंट्स के लिए काम हुआ, पिछली सरकार में मुझे बताइए, कांग्रेस की सरकार थी, सच्चर कमेटी आया, तब तो बीजेपी की सरकार नहीं थी। फिर मुसलमानों की हालत ऐसी क्यों थी? मुसलमानों को खुद के अंदर झांकना पड़ेगा, क्या कारण है? मुझे ऐसा लगता है वो विषयांतर हो जाएगा। इस बजट की खामियों के बारे में आप मुझे बताइए, सिवाय 2 खामी। लेकिन एक बात यहाँ पर राजीव जी, अगर आप इतने हल्के में लेके ये कह देंगे कि मुझे नहीं पता माइनॉरिटी का बजट कम किया गया कि नहीं किया गया, इससे आपकी संजीदगी का पता चलता है कि आप इस सेक्शन ऑफ सोसाइटी के लिए कितने संजीदा है। क्यों नहीं पता है आपको? यू शुड नो दिस। नहीं, आप कैसे कह सकते हैं कि आपको पता नहीं है, मुझे नहीं पता? क्यों? कम हुआ है जो आप, ये सरकार का एक मंत्रालय है, एक विभाग है। 5,029 करोड़ से 4,810 करोड़ घटते घटते 219 करोड़ की कमी क्यों कर दी गई? देखिए, सवाल तो है ना, आप जवाब दीजिए। आप ये कहेंगे मुझे नहीं पता, स्टूडेंट तो फिर तो बड़ी अजीब सी बात है। के लिए जो काम चल रहा है उसमें बजट बढ़ाओ। मैंने उसको जा करके माइन्यूटली अध्ययन नहीं किया है, इसलिए मैंने कहा। ठीक है, अनुमा जी। मेरा ये कहना है कि ये पूरा बजट जो है इसका अभी धीरे धीरे हम इम्प्लीमेंटेशंस देखेंगे। मेरे यहाँ जो डिफेंस बजट का है उसमें जो पेंशन फंड है वो घटाकर 1.13 करोड़ कर दिया गया है। वो नहीं समझ में आ रहा है वो किस लिए। और दूसरी चीज, डीए पिछले 1 साल से नहीं मिल रहा है, ना तो सरकारी कर्मचारियों को मिल रहा है ना पेंशनर्स को मिल रहा है। इस बार भी 2022 तक डीए के बढ़ने की कोई संभावना नहीं है। तो एक तरह से आप जो टैक्स पेयर्स हैं आप उन्हीं को टैक्स कर रहे हैं इस पूरे इसमें। स्लैब में किसी तरह का कंसेशन नहीं है, आप डीए दे नहीं रहे हैं। एक बात तो ये भी अनुमा जी, एक बात तो ये भी है, कंसेशन नहीं है लेकिन कोई तब्दीली भी तो नहीं है ना। ऐसा भी तो नहीं है कि स्लैब को और जो है वो बढ़ा दिया गया ताकि ज्यादा लोग उसके दायरे में आ जाए। ये भी तो एक राहत है। अगर 75 का बैरियर है, ठीक है, उसको तो फिर आप कभी भी कह सकते हैं 70 क्यों नहीं है, 60 क्यों नहीं, लेकिन अगर बैरियर भी लगाया कि 75 प्लस के जो हमारे बुजुर्ग हैं उनको आईटीआर दाखिल नहीं करना है। हालांकि किसी क्लियर नहीं हो रहा है कि इनकम टैक्स देना है कि नहीं देना है, आईटीआर दाखिल नहीं करना है। लेकिन फिर भी राजीव जी, क्या इसमें ये क्लियरिटी है क्या कि 75 प्लस के जो बुजुर्ग हैं उनको इनकम टैक्स देना है कि नहीं देना है? नहीं, क्लैरिटी है जनाब। अगर इनकम टैक्स में आपको आईटीआर ही फाइल नहीं करना है तो फिर टैक्स का कंपटीशन होगा, तभी मतलब कोरिलेशन किया जा सकता है। आईटीआर फाइल होगा तभी टैक्स का कंपटीशन होगा। 75 से ऊपर वाले में पूरी क्लैरिटी है। आपने जो एक बात इन्होंने बजट की, डिफेंस के बजट की बात की, इस सरकार में अगर डिफेंस से हमारी विंग कमांडर मैडम है, मेरा कहना है सरकार, आपने देखा है आपकी सरकार में क्या स्थिति थी, एंटोनी ने क्या किया था। 2 दिन तक के लड़ने के लिए हमारे पास एमुनिशन नहीं था, इसलिए बजट की बात इस विषय पर नहीं करें। इन्होंने कहा कि जनता भी समझ जाएगी। अभी जनता 2-3 चुनाव हुए हैं, अजमेर में भी एक चुनाव हुआ, बिहार में चुनाव हुआ, हैदराबाद में हुआ। तो आपको क्या लगता है कांग्रेसी राहुल गांधी ज्यादा समझदार है, देश की जनता कम समझदार है? मैं नहीं मानता इस विषय को। मुझे मानता है कि आपसे, मुझसे, राहुल गांधी से सबसे ज्यादा समझदार इस देश की जनता है। और देश की जनता, अगर कोई बजट में आप प्रोविजन बताते हैं
और नहीं करेंगे तो देश की जनता उसको नोट करेगी। और जब चुनाव होंगे, क्योंकि हम डेमोक्रेसी में हैं, हम कोई हिटलर शाही में तो है नहीं, डेमोक्रेसी में हम जाते हैं। मेरा कहना है कि अभी तक जितनी भी बातें बजट पे हो रही है, मैं आपको बताऊं, मैं आज बजट के बाद कम से कम सभी चैनल पे बड़े बड़े एक्सपर्ट को मैंने सुनकर के करने की कोशिश की कि आखिर इस बजट में प्रॉब्लम क्या है, इस पर बात करते हैं। किसी भी चैनल पे मुझे कहीं इसका प्रॉब्लम नहीं दिखा। हाँ, लोगों ने यह जरूर कहा है कि फिस्कल डेफिसिट बढ़ जाएगा 9.5%, जिसको कहा गया है कि क्योंकि कोरोना पेंडेमिक था कि हम 25-26 तक इसको फिर से रैशनलाइज कर दें। यह केवल भारतीय जनता पार्टी नरेंद्र मोदी जी की सरकार है कि 4.5%। अनुमान जी, 9.5% कहा गया है, लेकिन जब आंकड़े आएंगे तो वो 20% के ऊपर होगा। जी, मैं ये कह रही हूँ फिस्कल डेफिसिट के बारे में इनको पिछले 5 साल का टैक्स स्लैब दिखाइए, इनको 10 से 14 का और 14 से 19 का टैक्स स्लैब दिखाइए। अपने आप जनता तय कर लेगी कि क्या टैक्स में घटौती हुई या नहीं हुई मोदी जी की सरकार में। अनुमान जी, आप फिस्कल डेफिसिट की बात कर रहे हैं जो 9.5% अभी बताया गया है, लेकिन जैसे जैसे आंकड़े आते जाएंगे हमें मालूम पड़ेगा, क्योंकि ये 20% से ऊपर जाने वाला है। ये सिर्फ आपके सरकार की जो आंकड़े होते हैं वो शुरुआती दौर पे जो होते हैं वो पूरे के पूरे, आज ये बजट आया है, मैं आपसे कह तो रही हूं कि 1 महीने के अंदर हमें जितनी चीजें पता चलेंगी, इस बजट में ना तो कोई अट्रैक्शन है, इस बजट में जो आम आदमी है, मिडिल क्लास है, उसके लिए तो केवल तकलीफें ही हैं, क्योंकि जो उसके इस्तेमाल की चीजें हैं वो सारी महंगी होने की पूरी संभावना है इसमें दिख ही रही है। और दूसरी चीज यह है कि जो जितने भी मजदूर और किसान लोग हैं उनके साथ कोई राहत नहीं है, कोई रियायत नहीं है, कि खेती पर कोई जीएसटी खत्म नहीं हुई है, जो डीजल है उसके दाम कोई कम नहीं होने वाले हैं, पहले इतना बढ़ा चुकी है सरकार कि उसका कम होने का कुछ, और जो एग्री सेस है वो लगा दिया गया है, लेकिन अलग से कोई एक्साइज ड्यूटी नहीं बढ़ाई। तो ये तो मतलब ये सारा जितना पूरा बजट है ये सिर्फ एक खेल है, दिखाने का खेल है, इसका कोई इफेक्टिवनेस किसी भी और मध्यम वर्ग के ऊपर तो बिल्कुल नहीं आने वाला है। मिडिल क्लास, राजीव पांडे जी, मिडिल क्लास को कैसे इससे फायदा मिलेगा? कांग्रेस उसी क्लास को लेकर बार बार सवाल उठा रही है। बस मुझे 2 बातें कहनी है। इन्होंने कहा कि यह बजट बिल्कुल अट्रैक्टिव नहीं है। मुझे आज भी याद है कि किसी भी देश की इकोनॉमी में जब आप कोई बात करते हैं तो उसमें 3 चीजें होते हैं: कॉन्फिडेंस ऑफ द कंज्यूमर, कॉन्फिडेंस ऑफ द इन्वेस्टर, कॉन्फिडेंस ऑफ द गवर्नमेंट एंड पीपल्स कॉन्फिडेंस इन द गवर्नमेंट एज वेल एज इन इकोनॉमी। इन्होंने कहा कि कॉन्फिडेंस नहीं है। अरे मैडम, अगर कॉन्फिडेंस नहीं है तो दुनिया में सबसे ज्यादा एफडीआई हमारे यहाँ कैसे हो रहा है? मोदी जी की सरकार में $60 बिलियन जाकर के नेट पे चेक कर लीजिए, कहीं भी गवर्नमेंट की एजेंसी में करिए। आपने कहा काम शुरू नहीं हो रहा है, सबसे ज्यादा मोटरसाइकिल नवंबर दिसंबर में बिक गया। आपने कहा जीएसटी रोल आउट हुआ तो उसको नवंबर में सबसे पहले ब्रीच किया आपने मैक्सिमम को 1,15,000 करोड़, और दिसंबर में वो हो गया 1,20,000 करोड़। आप कह रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, आप कह रहे हैं लोगों को कॉन्फिडेंस नहीं है, लेकिन शेयर मार्केट अपने हाईएस्ट रिकॉर्ड को बार बार तोड़ रहा है। वो बताता है कि कैसे लोगों का कॉन्फिडेंस है इस इकोनॉमी में, इसलिए वो पैसा लेके आ रहे, क्योंकि एफआईआई भी है उसमें और कॉमन इन्वेस्टर भी है। आपका जो आर्गुमेंट है, देखिए मेरा मानना है, मैं आपकी दुविधा को समझ रहा हूं। प्रॉब्लम आपकी कहां है मैं बताता हूं। प्रॉब्लम यह है कि आज जो बजट आया है उसमें आपको कुछ गलती दिख नहीं रही है, तो अब आप कुछ से कुछ इधर उधर तो आप करिए, 1 महीने का वेट करिए, बजट को जब फेल होने लगे तब आइए और तब जनता को बताइए। आज कम से कम आप हमारे फाइनेंस मिनिस्टर निर्मला सीतारमण जी को बधाई दीजिए, मोदी जी को बधाई दीजिए। फाइनल कमेंट अनुमा, फाइनल कमेंट, वक्त कम रह गया हमारे पास जी। ये ऐसा विजनरी बजट है, इसका इंपैक्ट आपको दिखेगा। देखिए, मैं ये बताना चाहती हूँ कि जब आत्मनिर्भर भारत की बात हुई थी, और मैं डिफेंस से उसे रिलेट करूंगी कि जब 101 आइटम्स के इसी साल 2020-21 में खत्म होने की बात की थी सरकार, वो 101 आइटम्स की लिस्ट अभी तक नहीं कर पाई है। तो मैं ये बताना चाहती हूँ कि आप आत्मनिर्भर भारत की बात कर रहे थे, वो तो आपसे डिफेंस सेक्टर में पूरा हुआ नहीं, इस साल का टारगेट पूरा नहीं हुआ, उसको कैरी फॉरवर्ड कर दिया है। इसी तरह से ये जो बजट में आप बता रहे हैं, सारा कुछ जो घोषणाएं हैं और जो इंप्लीमेंटेशन है उसके बीच का जो गैप है वो बढ़ता जाएगा, और वो जैसे आपके हर पॉलिसी में हुआ है वही चीज हमारे सामने निकल कर आएगी। ये मैं आपको अभी से बता रही हूं। शुक्रिया दोनों मेहमानों का। तो बजट पेश हो चुका, बजट पे क्या है 2 रुख, जो सरकार यानी इक़्तिदार में शामिल पार्टियां हैं वो क्या कहती हैं और क्या रुख है ऑपोजिशन का। अभी जाहिर सी बात है बहुत सारी ऐसी बातें, इसमें नई नई चीजें अभी सामने और आएंगी। फिलहाल मुझे दीजिए इजाजत और आप बने रहे न्यूज़ 18 उर्दू के साथ। आदाब।